कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक बार फिर मैं टीजीटी के लिए, या सिर्फ टीजीटी के ही कहूँगी, मैं आपसे टीजीटी के लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। आई मस्ट से ये 2009 के क्वेश्चंस हैं और ये मेरे द्वारा प्रिपेयर करे हुए बिल्कुल भी नहीं है। आप में से कई लोग ये कहते हैं कि मैम ये क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाइए, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मेरे द्वारा प्रिपेयर करे हुए नहीं हैं। अगर आप मेरे द्वारा प्रिपेयर करे हुए क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर्स वाले वीडियोस को छोड़कर बाकी के वीडियोस देखिए, वो मेरे द्वारा प्रिपेयर करे हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहला तो एक चीज़ हो गई ये। दूसरा, इन क्वेश्चंस को देखकर आपको लगेगा कि यार इतने इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बिल्कुल आते थे, पहले शायद इतने इजी क्वेश्चंस आया करते थे और इनमें से कई क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। 2004 में, 2006 में रिपीट भी हुए हैं। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपका कहा, सिंपल वाला करिए, लेकिन उसको ये याद रखिएगा कि सिंपल वाले क्वेश्चंस करने से अब की बार वाला लेवल इतना सिंपल नहीं आएगा। अब की बार वाला लेवल, क्योंकि इन्होंने जो अब तक पेपर आए थे उससे लेवल उठा दिया था 2016 का, और अब उससे भी अच्छा लेवल उठा देंगे। तो अब इसके बाद मैं आपको 16 वाला पेपर ही सॉल्व करवाऊंगी, मतलब 16 का और उससे पहले का 11 और 16 का मिलाकर जो है वो सॉल्व करवाऊंगी। तो ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेस, चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। शेक्सपियर इनमें से चारों में से किसी एक के लिए अपने सब्जेक्ट मैटर पर डिपेंड करते हैं, तो वो कौन सा सोर्स है। तो जी इसको बिना टाइम वेस्ट करे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो है हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स। चलिए, हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। जब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ये हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स है क्या। ये एक कोलैबोरेटिव वर्क था जो कि सेवरल वॉल्यूम्स में 2 एडिशंस में पब्लिश हुआ। पहला एडिशन आया था इसका 1577 में और दूसरा आया था 1587 में। और ये कहते हैं शेक्सपियर जो है उसने सेकंड एडिशन से ही अपने वर्क्स जो लिए। मैं इसको आपको एडिशनल जानकारी दे रही हूँ। इसके अलावा हम बात करें तो शेक्सपियर ने अपने प्ले हिस्ट्री प्लेज का जो हॉलिंशेड के क्रॉनिकल्स लिया है, लेकिन इसके अलावा मकबेथ, किंग लियर, सिम्बलीन, इनकी घटनाक्रम भी हॉलिंशेड के क्रॉनिकल्स से लिए गए हैं। अब कैसे लिए गए हैं, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इन्फ्लुएंस शेक्सपियर पे हॉलिंशेड के क्रॉनिकल का कैसे है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम मकबेथ की बात करें तो हॉलिंशेड के में 3 विचेस का जो इंस्टेंस उसने लिया है, हालांकि ये डेमोनोलॉजी से भी लिया गया है जो कि जेम्स वन ने लिखी थी, लेकिन हॉलिंशेड ने भी इसे डिस्क्राइब करा है। उसने कहा है क्रिएचर्स ऑफ द एल्डर वुड, निम्स ऑफ फेरीज। अब निम्स एंड फेरीज खूबसूरत मानी जाती हैं और शेक्सपियर ने 3 विचेस मकबेथ में दिखाई हैं जो एक रहस्यमयी माहौल बनाने के लिए हैं। इसके अलावा बैंको ऑफ फ्लियंस जो हैं वो भी हॉलिंशेड के कैरेक्टर वर्क से ही लिए गए हैं। अब ये माना जाता है 16वीं सेंचुरी की इन्वेंशन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मकबेथ का कैरेक्टर भी हॉलिंशेड के ही क्रॉनिकल्स में से लिया गया है। और शेक्सपियर का जो किंग डंकन है वो किंग डफ की कहानी है, दी गई है इसमें। अब देख रहे हैं मैं आपको एक चीज़ के साथ कितनी सारी चीज़ें बता रही हूँ। किंग डफ का कैरेक्टर स्टोरी दी गई है किंग डफ की हॉलिंशेड के क्रॉनिकल्स में। तो ऐसा लगता है डंकन की कहानी जो है वो किंग डफ के कैरेक्टर से ली गई है। तो इस तरीके से इसके अलावा किंग लियर की कहानी, सिम्बलीन की कहानी है हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स से ही ली गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ट्वेल्थ नाइट। इसका आंसर है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मेलवेलियो। मेलवेलियो का कैरेक्टर कौन सा प्ले जो है वो दिखाता है, दैट इज़ ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट या जिसका कह सकते हैं और व्हाट यू विल, ये एक कॉमेडी है और ये शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में आई थी और ये बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडीज़ में से एक है।
इसका सोर्स बता देती हूँ मैं आपको। क्या करें, इतने सिंपल क्वेश्चन से तो कुछ तो बताना पड़ता है ना। इसकी जो सोर्स है वो ली गई है अपोलोनियस एंड सिला। इसका सोर्स अपोलोनियस एंड सिला, जो कहानी है अपोलोनियस एंड सिला की, बार्नबे रिच के द्वारा लिखी हुई, उससे जो है ये इसका ओरिजिनल सोर्स जो है वो माना जाता है। इसके अलावा एक स्टोरी है मैथ्यू बेंड्रलो की, उसमें से भी इसे जो है माना जाता है कि इसका प्लॉट लिया गया है। वैसे अपोलोनियस एंड सिला की जो कि बार्नबे रिच ने लिखा है वो इसका सोर्स माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीनस एंड एडोनिस इज़ अ पोएटिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ पोएट हु वाज अ ड्रामेटिस्ट ऑल्सो। वीनस एंड एडोनिस के बारे में देखिए, ये तो सबको पता है कि ये शेक्सपियर ने लिखी। शेक्सपियर ने अपने पैट्रन को WH को खुश करने के लिए लिखी। इसे फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा। आई थिंक ये बोर्ड वालों को भी बड़ी पसंद है ये पोएम। एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर इसमें से आता है। और वीनस एंड एडोनिस लिखी गई है 6 लाइन स्टैंजाज में। और इस पोएम में ग्रीक यूथ एडोनिस और खूबसूरती की देवी वीनस के बारे में बताया गया है। ये एक इरोटिक पोएम है। 91-92 के दौरान लिखी गई है, क्योंकि उस दौरान प्लेग की वजह से प्ले हाउसेस बंद हो गए थे। तो इसमें हम इतना ही जान लेते हैं। नेक्स्ट, इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर? नीदर अ बोरोअर नॉर अ lender be, for oft the loan and for our loan oft loses both itself and friend and borrowing dulls the edge of husbandry। ये लाइंस किस में बोली गई हैं? ये लाइंस बड़ी बढ़िया लाइंस हैं। ये लाइंस बोली गई हैं हैमलेट में, एक्ट 1 सीन 3 लाइन नंबर 75 से 77। ये लाइन बोली गई है पोलोनियस के द्वारा, जो कि लॉर्ड चैम्बरलेन है, और वो अपने बेटे लियाटीस को एक सलाह दे रहा है। जब वो पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसको ये सलाह दे रहा है कि ना तो कभी पैसे देना ना कभी पैसे लेना, क्योंकि अगर लोन देते हैं तो फॉर लोन ऑफ लूजेस बोथ इट्स सेल्फ एंड अ फ्रेंड, क्योंकि जब पैसा देते हैं तो फ्रेंड और पैसा दोनों ही चला जाता है। Choose the name of the play from which following lines have been taken. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. बहुत सिंपल है इसका आंसर कि ये कौन से प्ले में से लिया गया है। तो these lines have been taken from the play Tempest. Tempest जो कि माना जाता है that it is the swan song of Shakespeare, the most autobiographical play of Shakespeare, and these lines appear in this play। मैं फिर दोबारा से आपसे कह रही हूँ, these are very simple questions, but ये केवल बनाए गए हैं आपको डिफरेंट जगह पे अलग अलग क्वेश्चंस ना छांटने पड़े उसके लिए। शेक्सपियर क्या थे? was a great scholar of Latin, knew a lot in Greek, had a great command over English, knew little Latin and less Greek। अब ये सबको पता है कि शेक्सपियर was not well educated। वो तो ये है कि यूनिवर्सिटी विट्स में तो ग्रीन ने तो उनके पास ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट का भी आरोप लगाया था। तो शेक्सपियर जो हैं उनके बारे में कहा जाता है न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये कथन भी बेन जॉनसन ने कहा है, न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। अब मैं आपको एक इसके बारे में बताऊं कि इनके बारे में यही सही बैठता है। हालांकि अब इसमें मैंने एक दो किताबों में देखा है इसका सी भी आंसर दिया हुआ है, लेकिन जो एग्जैक्ट कथन है शेक्सपियर के बारे में न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये बेन जॉनसन का कथन है शेक्सपियर के बारे में, जो उन्होंने कहा है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड द ऑथर विलियम शेक्सपियर एंड वॉट ही हैथ लेफ्ट अस। Which of the following does not belong to the group of 4 great tragedies of Shakespeare? शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं वो हैं ये HOKM,
हैमलेट, ऑथलो, किंग लियर, मकबेथ। अब आप देख रहे हैं किंग लियर भी है, हैमलेट भी है, ऑथलो भी है। ट्वेल्थ नाइट इसका आंसर है। ट्वेल्थ नाइट की जो है कॉमेडी है, ट्रेजेडी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ट्वेल्थ नाइट। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। शेक्सपियर का जो प्ले था हैमलेट वो इन्फ्लुएंस था टॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी से। एक्चुअली एलिजाबेथन राइटर्स जो हैं वो कॉमेडी के लिए प्लेट्यूस और ट्रेजेडी के लिए सेनेका से प्रभावित थे। किट वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेनेका। तो एंड शेक्सपियर ने किट की से इन्फ्लुएंस होकर ये प्ले लिखा था हैमलेट। द नेम ऑफ प्रॉस्पीरोज डॉक्टर इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में प्रॉस्पीरो की बेटी का नाम है मिरांडा। इतने सिंपल क्वेश्चंस मतलब कोई कैसे पूछ सकता है। मिरांडा उसकी बेटी का नाम है प्रॉस्पीरो की। प्रॉस्पीरो के रूप में इसमें शेक्सपियर ने खुद को दिखाया है। जैसे प्रॉस्पीरो जो लास्ट में एपिलोग बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर मेरा ये प्ले पसंद आया तो आप लोग मुझे जाने देंगे। इन द सेम वे शेक्सपियर ऐसा लगता है जैसे दरबार से जाने की अनुमति चाह रहे हो। तो ये इसमें टेम्पेस्ट इसीलिए स्वान सॉन्ग तो है ही, इसके अलावा मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कहा जाता है और बेटी का नाम है मिरांडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मकबेथ इज़। मकबेथ जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसका सोर्स है हॉलिनशेड का क्रॉनिकल्स। मकबेथ प्ले में मकबेथ की जो डोमिनेटिंग पैशन है कि किस पैशन के वशीभूत होकर वो किंग डंकन को मारता है, तो दैट इज़ एम्बिशन, वॉल्टिंग एम्बिशन। और इसमें नॉट ओनली मकबेथ, और मकबेथ को गोड करने वाली, इंस्टिगेट करने वाली उसकी वाइफ थी लेडी मकबेथ। अब पता है इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाना चाहिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ लेडी मकबेथ? आप ढूंढिएगा। हालांकि ये बहुत कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इन ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज हेड ओवर हील्स इन लव विद। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर सामने ही रखा हुआ है कि इसका सामने दिख रहा है कि वाइला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो, कि ओलिविया जो है इसमें जब प्ले शुरू होता है इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, और ड्यूक ऑर्सिनो इज़ इन लव विद ओलिविया और उसने कसम खाई है कि वो शादी नहीं करेगी अभी। एंड व्हेन शी सीज वायला शी फेल इन लव, हेड ओवर हील्स इन लव विद वायला। शायलॉक इज़ अ कैरेक्टर। शायलॉक अ विकेड ज्यू, ये प्ले जिसे कहना चाहिए, अब इस प्ले को ट्रेजिक कॉमेडी के रूप में लिया जाता है क्योंकि इस प्ले में शायलॉक के साथ बहुत बुरा होता है। अर्लियर इट केम इन कॉमेडी, लेकिन अब इसमें शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण व्यवहार दिखाया है। शायलॉक जो कि एक ज्यू है, इसकी बहुत फेमस लाइंस हैं कि इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, एंड इफ़ यू रॉन्ग अस डू वी नॉट रिवेंज। तो ये बड़ी प्यारी सी लाइंस हैं इसकी जो बहुत अच्छा सा बताती हैं। ये लाइंस हैं शायलॉक की जो उसने एकदम बिल्कुल उस जो भेदभाव को दिखाते हुए जो बोली हैं। तो शायलॉक जो है वो कैरेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मैं भी कई बार भावनाओं में बहुत बह जाती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्ले। शेक्सपियर ने अपने प्ले में कौन सा लिखने की शैली यूज़ करी है? तो वो शेक्सपियर ने यूज़ करी है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इट्स अ फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर there is no rhyme scheme but iambic pentameter. शेक्सपियर को क्या माना जाता है? अ रेनेसांस प्ले राइट, अ रेस्टोरेशन प्ले राइट, अ 20th सेंचुरी प्ले राइट, अ क्लासिकल प्ले राइट। अब ऐसे क्वेश्चन का क्या जवाब दे बताइए। ऑब्वियसली शेक्सपियर इज़ अ रेनेसांस प्ले राइट।
अब थोड़ा सा रेनेसांस के बारे में बात कर लेते हैं। रेनेसांस इज़ अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है रिवाइवल, रीबर्थ ऑफ लर्निंग। क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन लर्निंग का जो रीबर्थ था दैट वाज नोन एज रेनेसांस। रेनेसांस केम इन इटली, जो उद्गम स्थल था वो इटली था। लेटर ऑन ये इंग्लैंड में लेट पहुंचा in 15th century with the advent of Tudor dynasty, that is 1485, और गोल्डन एज जो थी मानी जाती है एलिजाबेथन एज। Who said it? How poor are they that have not patience? What wound did ever heal but by degrees? ये लाइंस बड़ी प्यारी सी लाइंस हैं कि जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता वो कितने गरीब होते हैं। ये लाइंस बोली गई हैं इयागो के द्वारा, और ऑथलो की ये लाइंस हैं। ऑथलो मतलब प्ले की लाइंस हैं, इयागो के द्वारा बोली गई हैं, और इस ये एक्ट सेकंड सीन 3 में। हाउ मैनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? ओफो, इतना मुश्किल क्वेश्चन है। 154 सॉनेट्स। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, कॉर्डेलिया, गॉनरेल एंड रीगन ये 3 बहनें हैं किंग लियर में। किंग लियर जो कि जिसका प्लॉट भी हॉलिनशेड के क्रॉनिकल्स से लिया गया है, और इसमें किंग लियर अपना पूरी संपत्ति अपनी दोनों बड़ी बेटियों गॉनरेल और रीगन में बांट देता है, और कॉर्डेलिया को अपने फादर की हेल्प करने के लिए आती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फादरली लव और किसी बात के लिए नहीं। तो इसका आंसर है सी। बेन जॉनसन्स नेम इज़ एसोसिएटेड विद, बेन जॉनसन शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी था, उसके बावजूद भी बेन जॉनसन को जैकोबियन राइटर कहा जाता है। इसका एक कारण ये है कि जेम्स 1 के समय में ही उसकी एक पेंशन बंधी थी। ही इज़ द फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट, और इसीलिए वो जैकोबियन राइटर कहा जाता है, और उसका नाम एसोसिएटेड है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से। Who has been termed as motiveless malignity? किसको कहा गया है मोटिवलेस मेलाइनिटी? किसके लिए यूज़ कहा गया है? ये यूज़ किया गया इयागो को। बिना बात के जला फूका रहता है, जल कुकड़ा किस्म का आदमी है। कैलिबान कौन है? मतलब इस प्ले में ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट, जिन्हें और बनाने वाले ने, उसे मेरे को लगता है 2-3 प्ले ही पसंद थे, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट और ऑथलो, और उसी में से उसने ले के बना दिए हैं। कैलिबान जो है वो कौन है? कैलिबान is the villain in the Tempest, sort of. Ophelia is the beloved of. Ophelia किसकी beloved है? तो Ophelia beloved है हैमलेट की। बेचारी आउट ऑफ लव। अब वो कहते हैं Ophelia की मृत्यु कैसे हुई थी? झरने में उसकी ड्रेस बहुत हैवी थी, पानी भरता गया, वो डूबने लगी, उसने एक लकड़ी को पकड़ा, और लेकिन फिर वो उसकी ड्रेस में काफ़ी हैवी हो गई थी और वो डूब के उसकी मृत्यु हो गई, जो ये माना गया कि उसने आत्महत्या करी थी ऑफिलिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now the next question is, one of the following poets was nicknamed the Lady of Christ by his fellow undergraduates. Lady of the Christ का नाम में दिया गया था मिल्टन को because of his prudish behavior, silver grey eyes and oval face, auburn hair। तो सुंदर सा और प्रूडिश सा, बड़ा ही घमंडी सा था मिल्टन, तो उसको नाम दिया गया था लेडी ऑफ द क्राइस्ट। तो इसीलिए यह है जॉन मिल्टन, दैट इज़ जॉन मिल्टन। When the assault was intended the city is a sonnet written by, और ये सोनेट लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। और ये ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी है क्या? सोनेट, ओड, मास्क, पेस्टोरल, एलिजी। ये एक ओड है, मतलब ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन था। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये मिल्टन ने तब लिखा था जब शी वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, और इसमें क्राइस्ट के जन्म, उनका क्रूसिफिकेशन, ये सब बताया गया है।
Which of the following is a work of Milton? Novum Organum, De Doctrina Christiana, Endymion, Prothelium. अब देखिए इनमें से जो वर्क है मिल्टन का, दैट इज डी डॉक्ट्रीना क्रिस्टियाना, विच कास्ट ऑर्थोडॉक्सी, विच कास्ट द डाउट द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रीगेन. तो डी डॉक्ट्रीना क्रिस्टियाना एक अधूरा वर्क है और ये ही मिल्टन के द्वारा है. फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बी टेकन? टू बी वीक इज़ मिजरेबल एंड डूइंग और सफरिंग, ये पैराडाइज लॉस से लिया गया है. दिस इज द स्पीच ऑफ सैटर्न. वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क, मेंशन दैट. इनमें से कौन सा वर्क प्रोज वर्क है? लाइसिडास, पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज लॉस्ट, ये तीनों पोएम्स हैं. एरियोपेजिटिका 1644 में आई थी. इट अपील्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये ही एक मिल्टन का, ये इनमें से ये मिल्टन का प्रोज वर्क है. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है उसमें? has no trace of personal element, is notable for its autobiographical passages, is quite objective. मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट कम्प्लीटली ऑटोबायोग्राफिकल नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी वो अपने ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के लिए नोटेबल है. तो इसका आंसर है बी. हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? ये बड़ा क्वेश्चन जो है ना, ये एक डाउटेबल क्वेश्चन है कि हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. अब इसको ना जगह जगह अलग अलग दे रखा है. अब मैं आपको बताऊं, बहुत जगह सैटर्न को माना गया है. अब इसका मैं भी एक आंसर नहीं दे सकती. सैटर्न को भी माना गया है और एडम को भी माना गया है, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी क्रिटिक्स जो हैं वो सैटर्न को मानते हैं द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, लेकिन बहुत एडम को भी मानते हैं. और सबसे बड़ी बात भाई ऐसा है कि बोर्ड ने एडम को माना था और एडम को ही उन्होंने सही आंसर एडम को करा था. तो ये एक डाउटेबल क्वेश्चन है. दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस ली गई हैं मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस से. अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है मिल्टन का, जिसका टाइटल मिल्टन ने बिल्कुल नहीं दिया. मिल्टन ने तो इसे सिंपली सोनेट 19 कहकर एड्रेस करा था. ये टाइटल किसी और ने दिया है, या आप ढूंढिएगा किसी और ने दिया है. किसने दिया है मुझे तो पता है, मगर आप ढूंढिएगा, ठीक है. और वैसे कोई ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है और इसका टाइटल मिल्टन ने नहीं दिया. और ये उसकी बहुत फेमस लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज फॉर इट्स. मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट प्रेज की जाती है ग्रैंड स्टाइल के लिए. मिल्टन का स्टाइल इसमें बहुत ग्रैंड है, जबकि पैराडाइज रीगेन में वही स्टाइल बहुत प्लेन है, लेकिन इसमें स्टाइल बड़ा ग्रैंड है. जो बिल्कुल एपिक सिमिलीज यूज़ करी गई हैं और उसमें म्यूज़ को इन्वोक किया गया है. बिल्कुल एपिक वाला फैशन जो है वो अपनाया है. पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू. अब देखो ये भी ना क्वेश्चन जो है ना ये ऐसे कर देते हैं. अब भाई पैराडाइज लॉस्ट, अब जो 1674 एडिशन है वो 12 है और 1667 एडिशन है वो 10 है. अब इन्होंने लिखा थोड़ी है कहीं पर भी, फिर भी मैंने आप इस पे दोनों चीज़ आपको बता दी हैं. सैमसन एगेनिस्टिस बाय मिल्टन. अब सैमसन एगेनिस्टिस मिल्टन के द्वारा क्या है? देखिए मिल्टन ने इसे पोएम माना है, लेकिन ये एक क्लोजेड प्ले है. मिल्टन ने इसे एक लॉन्ग पोएम ही माना है, तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है. लेकिन मिल्टन ने इसे पोएम माना है, लेकिन ये एक क्लोजेड प्ले है, दैट्स वाई हम इसे प्ले की उसमें कर रहे हैं. वैसे मिल्टन ने इसे पोएम कहा. द रेस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय The Restoration period was influenced by the French dramatist, the dramatist of England, इटालियन ड्रामेटिस्ट ग्रीक. देखिए रेस्टोरेशन पीरियड वो था जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आया था और उसने आते ही सबसे पहले थिएटर्स खुलवाए थे. वो उस समय तक अपने समय फ्रांस में जो है छिपा हुआ था और इस समय के जो राइटर्स थे दे वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच ड्रामेटिस्ट. कॉन्ग्रीव ट्राइड हिज हैंड एट.
Congreve tried his hand at comedies of manners. देखो उसके हैं लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये उसके वर्क हैं कॉमेडीज ऑफ मैनर्स. ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड. भाई जब वर्ड्सवर्थ फ्रांस गया था तो वो उसको एक लड़की से प्रेम हो गया था जो उससे उम्र में थोड़ी बड़ी थी. वर्ड्सवर्थ पहले बहुत क्रांतिकारी थे. जब वो फ्रांस गए तो उन्हें एनेट वेलन नाम की लड़की से प्रेम हो गया. वो उससे शादी भी करना चाहते थे मगर सिविल वॉर की वजह से उन्हें इंग्लैंड वापस लौट के आना पड़ा. और उसके बाद उस एनेट वेलन से उनके एक बेटी भी हुई, लेकिन उसको बहुत बाद में अपना नाम दिया. और इसी दौरान 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. वर्ड्सवर्थ वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. ये लाइन्स भी इसमें हैं, ब्लिस वॉज इट दैट डॉन्ट टू बी अलाइव. और उसी दौरान वो बहुत क्रांतिकारी स्पिरिट से भरे हुए थे. एंड व्हेन ही वेंट देयर ही फेल इन लव विद अ गर्ल दैट वॉज एनेट वेलन. एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर, ये वर्ड्स हैं वर्ड्सवर्थ के. The name of the author on whose grave the words he chose himself are carved. Here is the one whose name is written in water. ये none other than Keats के बारे में. John Keats, one of the most darling poets of romantic age. He belonged to the category of younger romantic. Romantic age में दो categories थी romantic poets की, elder romantics and younger romantics. Elder romantics, Wordsworth, Coleridge and Southey. यंगर रोमांटिक्स, कीट्स, शैले एंड बायरन. तो उनमें से ये कीट्स ने जो है ये कीट्स की ग्रेव पे लिखा हुआ है. उसने खुद ही ये कहा था कि जब वो उसकी मृत्यु हो जाएगी तब शायद लोग उसे याद करेंगे. Here lies the one whose name is written in water. One impulse from a vernal wood may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages gone. ये लाइंस कही हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने. और ये लाइंस विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही हैं टेबल स्टर्न में, जिसमें वर्ड्सवर्थ के ने बताया है कि इनके एक फ्रेंड हैं जो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा टाइम लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचर में. तो यहाँ पर वो कहता है कि वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, कि सुगंधित वुड्स की एक इम्पल्स, एक संवेग बहुत कुछ सिखा सकता है इंसान को जितना सेजेस भी नहीं सिखा सकते. नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड. द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल. ये लाइन्स वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस पोएम है जिसका नाम है लाडोमिया. ये वर्ड्सवर्थ की क्लासिकल पोएम है लाडोमिया. और ये एक नैरेटिव, कहानी कहती हुई पोएम है, क्लासिकल पोएम है जिसमें ये लाइन्स जो हैं कोट की गई हैं. Who wrote the following about Shakespeare? Other abide our questions, thou art free. ये लाइन्स कही गए हैं मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा. और इन्होंने ये पोएम लिखी है शेक्सपियर पे. शेक्सपियर पे बहुत लोगों ने पोएम लिखी. मिल्टन ने लिखी ऑन शेक्सपियर, मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी शेक्सपियर, और इन्होंने ट्रिब्यूट दी है शेक्सपियर को. हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. ये लाइन्स कही गई हैं टेनिसन के द्वारा, मिल्टन के लिए यूज़ की गई हैं. एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड इन हिज पोएम मिल्टन. मिल्टन पोएम में उन्होंने मिल्टन को श्रद्धांजलि दी है. द स्टेटमेंट्स, ये मुझे लग रहा है कि ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन. कमाल है, एक ही साल में दो बार यही क्वेश्चन आया है. द अदर सबाइडा क्वेश्चन द वर्ड, ऊपर इसका आंसर है नीचे. ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है शेक्सपियर के लिए. कमाल है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ नॉट रिटन बाय गॉल्सवर्दी. इनमें से कौन सा प्ले गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है. गॉल्सवर्दी जो कि एक उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी. उनके फादर खुद एक एडवोकेट थे मगर उन्होंने कभी खुद लॉ को प्रैक्टिस नहीं करा क्योंकि उनका ये मानना था कि लॉ
वो अपने उन्होंने चैम्बर्स में प्रैक्टिस करी, मगर मतलब प्रैक्टिस नहीं करी, उनका ये मानना था, वो लॉ को ये मानते थे कि वो गरीबों के लिए अलग है और अमीरों के लिए अलग। और इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये इनमें से गॉल्सवर्दी के द्वारा जो लिखा हुआ प्ले नहीं है वो है डॉल्स हाउस। ये लिखा गया है हेनरिक इब्सन ने, जो कि हेनरिक इब्सन का ये प्ले एक प्रॉब्लम प्ले है। गॉल्सवर्दी वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हेनरिक इब्सन और ये प्ले लिखा है हेनरिक इब्सन ने। द फर्स्ट प्ले वॉज बाय जॉन गॉल्सवर्दी वॉज, जो जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया फर्स्ट प्ले था। हाँ, उन्होंने अपना करियर शुरू करा था फ्रॉम द फोर विंड से, फिर एज अ नॉवलिस्ट स्टार्ट करा था, और जो उनका पहला प्ले था दैट वाज सिल्वर बॉक्स। इन विच प्ले ऑफ गॉल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फॉल्डर? ऐसा कोई ही होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा। जस्टिस, जस्टिस जो प्ले है उसमें गॉल्सवर्दी ने बहुत ये प्ले एक बहुत टॉक्ड अबाउट प्ले था, जिसमें उन्होंने बताया, जिसका टाइटल बहुत आयरॉनिकल टाइटल है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और कि जस्टिस कभी भी किसी भी इंसान को उसके लॉ जो है वो मंशा देखता है, अपराध नहीं देखता। तो उसमें उसकी मंशा नहीं समझी गई थी फॉल्डर की, कि वो एक अपनी बिलावट को बचाने के लिए उसने एक पेटी रकम जो है वो चुराई थी, और उसके बाद सोसाइटी का उसके प्रति व्यवहार, ये इस प्ले में यही सब चीज़ बताई गई है। गॉल्सवर्दी बिलोंग टू, कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये, गॉल्सवर्दी बिलोंग टू 20th सेंचुरी। गॉल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, गॉल्सवर्दी की ट्रेजेडीज को कहा जाता है सोशल ट्रेजेडीज। जॉन गॉल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, ये क्वेश्चन कई बार आया है, 1932 है इसका आंसर। जॉन गॉल्सवर्दी को 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड आर्ट ऑफ नरेशन विच टेक्स इट्स हाईएस्ट फॉर्म इन द फॉरसाइट सागा, अपने मास्टरपीस फॉरसाइट सागा के लिए। नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, इसका आंसर है आपका A.C. वॉर्ड। अभी थोड़े से ग्रामर के क्वेश्चन ले लेते हैं। द फादर एज वेल एज द सन्स वर इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर, ये भी उसमें ही 2009 में आए हुए हैं। द फादर एज वेल एज द सन्स, देखिए जब भी दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद से जोड़ते हैं तो जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ आएगा वॉज, तो इसका आंसर है बी। द आंसर इज बी। I am very thirsty, give me little water to drink, इसका आंसर है लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ आएगा अ लिटिल, तो इसका आंसर है बी। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद टीचर्स वॉज इन्वाइटेड, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद से दो सब्जेक्ट्स अगर जुड़े हुए हों तो पहले सब्जेक्ट के यानी कि उससे जस्ट पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो यहाँ आएगा वॉज, बी। Nobody was prepared to give up their seat, अगर कभी किसी सेंटेंस में nobody, everybody, somebody आ रहा है तो उनके लिए possessive adjective यूज़ किया जाता है his। No sooner the bell rang than all students ran out, no sooner एक एडवर्ब है, अगर उससे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसके साथ आएगा no sooner did the bell ring, इसका आंसर है ए। द प्राइस ऑफ दिस कार इज़ हायर देन दैट ऑफ योर न्यू कार, जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो देन और एज के बाद दैट ऑफ या दोज ऑफ लगाते हैं, तो यहाँ आएगा इसका आंसर है सी। यू एंड योर वाइफ अपीयर टू हैव बीन मच मोर हैप्पियर, अपीयर टू हैव बीन होगा ये मेरे ख्याल से, टाइपिंग एरर है। यू एंड योर वाइफ अपीयर टू हैव बीन मच मोर हैप्पियर, दो कंपैरेटिव्स एक साथ नहीं लगाते, मोर हटा देंगे, मच हैप्पियर, हैव सीन मच हैप्पियर डेज, यही होगा सी। व्हाट टू टॉक ऑफ चैरिटी, यू डू नॉट प्रैक्टिस इवन ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी,
एक्चुअली जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, उसे एग्जैक्टली अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये व्हाट टू टॉक ऑफ बनता है। व्हाट टू टॉक ऑफ एक गलत, एक इंडियन इंग्लिश है, और इसका मतलब इसको हम ये जो व्हाट टू टॉक ऑफ, ये फ्रेज पूरा गलत है। इसके कहते हैं, इसका मतलब है चैरिटी की तो क्या बात कहें, तुम तो सामान्य मानवता भी नहीं निभाते हो। तो इसका आंसर है व्हाट टू टॉक ऑफ की जगह ये होगा नॉट टू टॉक ऑफ, ये आएगा नॉट टू टॉक ऑफ। तो इसका आंसर है ए। He could not give cattle green fodder today because he has broken his right hand a week ago. अरे अगो आ रहा है, जहाँ अगो आता है वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो ही हैज़ ब्रोकन नहीं आएगा, यहाँ आएगा ही ब्रोक। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैनली। देखिए, मैनली का मतलब होता है आदमी जैसा, है ना, जिसमें पुरुषोचित क्वालिटीज़ हो, तो औरत जैसा होगा ना उसका, तो द आंसर विल बी एफेमिनेट, स्त्री जैसा। एंटोनिम्स बताने हैं। द नेक्स्ट वन इज कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना, तो इसका आंसर होगा बी, डिसेंट, आर्ग्यूमेंट करना। द नेक्स्ट वन इज एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है आराम देना, राहत देना, और इसका उल्टा होगा बढ़ाना, किसी चीज़ को और बढ़ाना, तो ये होगा दैट विल बी एग्रवेशन। डेविएट, डेविएट का मतलब होता है पथ से भटक जाना, और इसका उल्टा होगा आपका कि लगे रहना किसी काम में, तो ये होगा आपका कॉन्सेंट्रेट। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है जो होगा ही होगा, जो टाला नहीं जा सकता, जो होगा ही होगा, तो इसका उल्टा होगा जो हो भी सकता और नहीं भी, अनसर्टेन। इनवैल्यूएबल, ये सिनोनिम्स देने हैं इनके। इनवैल्यूएबल का मतलब होता है जिसकी बहुमूल्य है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा सिनोनिम होगा दैट वुड बी प्राइसलेस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में लेक्चर में। आई नो दिस सीरीज़ इज़ क्वाइट ईजी, अगर आप लोग इसमें जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस तो उन एक्सप्लेनेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं जब आप बार बार सुनते रहते हैं, तो ये चीज़ें भी आपके दिमाग में बैठती हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पसंद आया हो, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड गुड नाइट।